हाँ जी, सो बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक के बारे में। टॉपिक का नाम क्या है? टर्शरी। टर्शरी मतलब सर्विस सेक्टर। सब बोले अगर सर्विस सेक्टर की बात करूं तो इसमें आपका कम्युनिकेशन आता है, कम्युनिकेशन के अलावा आपका ट्रांसपोर्टेशन आता है, या फिर बैंकिंग वाला जो सर्विस होता है उसको आप लगा लीजिए, या फिर हेल्थ सर्विस की बात कर लीजिए, एजुकेशनल सर्विस आपकी जो होती है उसकी बात कर लीजिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा, हमने क्या बोला कि सर कभी भी कहीं किसी भी कंट्री की बात आप कर लो, हर कंट्री में प्राइमरी सेक्टर से रॉ मटेरियल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, सेकेंडरी सेक्टर में उसी रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया जाता है इनटू द फिनिश गुड्स, और फिर जो फिनिश गुड्स आपका प्रोवाइड हो जाता है तो उसके बाद में सर्विसेज जो है उनको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अब जैसे मान लीजिए किसी ने कार बना के बेचा, तो भाई साहब कार बनाने के बाद में उस कार को रिपेयर करना पड़ सकता है, आगे चल के उसकी सर्विसिंग जो है वो करनी पड़ सकती है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कार को बेचना भी होगा तो आपको टेलीकम्युनिकेशन की सर्विस जो है वो आपको लगेगी, या फिर इंश्योरेंस सर्विस जो है उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये कि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं सर्विसेज के बारे में तो क्या क्या मोटा मोटी सर्विस हो सकती है। सबसे पहला जैसे मैंने आपको बताया कम्युनिकेशन, और सर हमारी कंट्री की बात अगर की जाए तो कम्युनिकेशन में हमारी कंट्री जो ना वो दुनिया में दूसरे नंबर पे आती है। कम्युनिकेशन सर्विस की बात अगर आप करोगे तो दुनिया में दूसरे नंबर पे आती है। फिर इसके बाद में ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस आपकी हो सकती है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के अलावा अगर आप बात करोगे तो इंश्योरेंस सर्विस, इंश्योरेंस एक बहुत बड़ा सेक्टर हो गया भाई साहब आपका। इंश्योरेंस जो है वो एक बहुत बड़ा सेक्टर है जहां पे हम सर्विसेज को प्रोवाइड करके लोगों का हेल्थ सर्विस जो है उसको कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या करते हैं अपन प्रोवाइड करते हैं। अब ये हेल्थ से याद आया कि इवन जो मेडिकल वाली सर्विसेज है, हेल्थ वाली सर्विसेज है वो हो गई, और या इसके अलावा फिर आप बात कर सकते हैं किसकी, एजुकेशनल सर्विस जो होते हैं उसकी बात जो है वो भी कर सकते हैं। अंडरस्टूड द पॉइंट। तो अब लेकिन सवाल ये आता है कि जहां आपने प्राइमरी सेक्टर के बारे में, सेकेंडरी सेक्टर के बारे में बात करी कि वहां पे किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ हमारी कंट्री के अंदर। ठीक है, तो ऐसे ही अगर सर्विस सेक्टर की बात की जाए तो मैं आपको यहां बताऊं कि तकरीबन अराउंड 2000 से लेके ईयर 2005 के आसपास की अगर आप बात करोगे तो कहां उसके पहले हमारी कंट्री जो होती थी वो एग्रीकल्चरल बेस्ड कंट्री हुआ करती थी। मतलब यह है कि आज भी हमारी कंट्री जो है वो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, लेकिन पहले जो कंट्रीब्यूशन जीडीपी का ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर से आया करता था वही कंट्रीब्यूशन अब शिफ्ट होकर कहां पे चला गया, सर्विस सेक्टर में चला गया। कहा चला गया अभी सर्विस सेक्टर में चला गया, और तकरीबन वही टाइम के आसपास की बात अगर की जाए तो 60% ऑफ जीडीपी, कितना, 60% ऑफ जीडीपी जो रेज हुआ करता था दैट वाज बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ सर्विस सेक्टर। ठीक है, तो बात करते हैं भाई साहब यहाँ पे सर्विस सेक्टर की बात अगर आप करोगे तो हमारी कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ में उसका एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, निकी इंडियाज सर्विसेज परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, सर ये क्या बीमारी है, ध्यान से सुनिएगा। पीएमआई, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, कैसा होता है कि ये एक टाइप का बोल सकते हैं कि मेजरमेंट है। मेजरमेंट मतलब सर जिससे हमें ये पता लगता है कि क्या सिनेरियो है क्या नहीं है। सर हमारी कंट्री में जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, अब ध्यान दीजिएगा सर, टॉपिक हमारा जो मेनली चल रहा है वो कौन सा है, सर्विस का, बट बात किसकी कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहा हूं। ठीक है सर, जिस चीज को मैन्युफैक्चर किया गया है उसको मार्केट में सप्लाई करने का, मार्केट में क्या करने का, सप्लाई करने का, मैनेज करने का जो इंडेक्स है उसे नाम दिया गया है क्या, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। अगर उसकी बात की जाए तो ट्रेंड आपका जो है मई 2019 में इट इज 53.8 एज कंपेयर टू, बट फॉल इन जून 2019 दैट इज 49.6। अरे बाप रे, क्या हो गया, कम हो गया। स्ट्रॉन्ग ओवरसीज डिमांड एंड द न्यू एक्सपोर्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी हेल्प टू बूस्ट द टोटल सेल इनटू द कंट्री। गॉट द पॉइंट, बोले ठीक है साहब। नाउ सर्विस एक्सपोर्ट्स आर अ की ड्राइवर, सर्विस एक्सपोर्ट्स, सर्विस एक्सपोर्ट्स मतलब सर ये जो सर्विसेज की बात आपने करी है, अगर ये सर्विसेज हमारी ही कंट्री में हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं तो एक अलग बात होगी, लेकिन इनका एक्सपोर्ट अगर किया जा रहा है, कम्युनिकेशन वाली जो चीज़ है वो अगर हम इंडिया के बाहर प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि टेलीकॉम कंपनीज जो है वो इंडिया की हैं लेकिन सर्विसेज कहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं, इंडिया के बाहर प्रोवाइड कर रहे हैं। सेम थिंग फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑल्सो, शिप हो गया, कार्गो हो गया, एयरलाइन हो गई, एज द केस में भी। ठीक है, तो ध्यान से बोले अगर मैं इंडिया की ग्रोथ की बात करूं या फिर
इंडिया से सर्विस एक्सपोर्ट की बात करूं तो हमारी कंट्री जो है वो 8th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है ऑफ द कमर्शियल सर्विसेज इन द वर्ल्ड इन 2017। 8th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द कमर्शियल सर्विसेज। और उसमें से भी अगर बोले आप टेलीकम्युनिकेशन की बात करते हो, जिसमें जो मोबाइल वाला है वो भी आ गया, मतलब मैं मोबाइल फोन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कम्युनिकेशन की बात करूं, ठीक है, या इंटरनेट की बात कर लीजिए, वो भी इसके अंदर आ गया। ये सर्विसेज की बात अगर आप करोगे तो करंटली हम कहां पे हैं? सेकंड लार्जेस्ट है, सेकंड लार्जेस्ट है इनटू द मार्केट एंड हैज द सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ द इंटरनेट यूजर इन द वर्ल्ड। अरे सब वो तो होना ही है, हमारे कंट्री की पॉपुलेशन जहां 140 करोड़ की है तो ऐसा तो होना ही है, इसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकता, राइट? ठीक है साहब। नाउ मेजर गवर्नमेंट इनिशिएटिव, सब बोले गवर्नमेंट ने हमारे सर्विस सेक्टर को और आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या डिसाइड किया, क्या क्या इनिशिएटिव्स यहाँ पे लिए गए, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले SEIS, फुल फॉर्म क्या है? सर्विस एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम। कौन सा एक्सपोर्ट? सर्विस एक्सपोर्ट। सर जो भी सर्विसेज हमारी कंट्री में होती है उनका एक्सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, अलग अलग स्कीम्स जो है वो हमें बताई। सबसे पहली बात सर, SEIS is aimed at promoting the export service from India by providing the duty scrip credit। ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, अगर मैं इसको शॉर्ट में बोलूं तो DSC भी शायद आपको कहीं पे नाम लिखा हुआ मिल सकता है। क्या है? ड्यूटी स्क्रिप क्रेडिट। सर कैसा होता है कि अगर आप कोई भी गुड्स को या कोई भी चीज को इंपोर्ट करने की बात करते हैं या फिर एक्सपोर्ट करने की बात करते हैं तो हमें क्या करना होता है? हमें ड्यूटी पे करनी होती है, काइंड ऑफ बोल सकते हैं टैक्सेस जो है वो पे करने होते हैं। लेकिन एक बात बताइए, क्या मैं कह सकता हूं कि अगर हमारी कंट्री से चीजों का एक्सपोर्ट इंडिया के बाहर होता है तो ये हमारी कंट्री के लिए अच्छी बात है? इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कशन जो है कर लिया था पिछले चैप्टर के अंदर, जिसमें ये कहा था कि अगर हमारी कंट्री से चीजों का एक्सपोर्ट होता है तो इसके दो मतलब निकलते हैं। पहला मतलब ये कि हमारी कंट्री में चीजों को प्रोड्यूस किया गया जिसकी वजह से हमारी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। दूसरा पॉइंट ये कि अगर उन चीजों को प्रोड्यूस करके इंडिया के बाहर भेजा जा रहा है तो फॉरेन से जो फॉरेन करेंसी है, डॉलर हो सकता है, दिनार हो सकता है, दिरहम हो सकता है, सिंगापुर डॉलर हो सकता है, पाउंड हो सकता है, यूरो हो सकता है, येन हो सकता है, ऐसे केस में भी वो हमारी कंट्री में आएगा। और वो अगर हमारी कंट्री में आता है तो इसकी वजह से क्या होगा कि हमारे रुपीस की जो पावर है, परचेजिंग पावर जो होगी हमारे इंडियन रुपए की, वो इंटरनेशनल मार्केट में क्या होगी? बढ़ेगी। तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात होगी, राइट? ठीक है साहब। नाउ सेकंड पॉइंट यहां पे आता है कि अगर इस स्कीम के हिसाब से बात की जाए तो ये कहा गया कि भाई साहब अगर बोले आप सर्विसेज का एक्सपोर्ट करते हैं और अच्छा खासा एक्सपोर्ट करते हैं तो बोले आपको 3 से 5% ऑफ द नेट फॉरेन एक्सचेंज अर्नड का रिवॉर्ड जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा फॉर द मोड 1 एंड मोड 2 सर्विसेज। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा, सर ये मोड 1 सर्विस का मतलब क्या है और मोड 2 सर्विसेज का मतलब क्या है? सर मोड 1 सर्विसेज का मतलब ये है कि जहां सर्विसेज जो है वो हमारे यहां से ही प्रोवाइड की जाती है इंडिया के बाहर, हमारे यहां से हमने क्या करी? इंडिया के बाहर में प्रोवाइड करी, उसे कहते हैं मोड 1 सर्विस। सर मोड 2 सर्विस ऐसी सर्विसेज जिसका कंजम्पशन इंडिया के बाहर प्रोवाइड किया जा रहा है, मतलब सर्विस प्रोवाइड करने के लिए हमको वहां अपना इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अगर करना पड़ता है तो उसे क्या कहा जाएगा? मोड 2। सर आपने शायद कभी बचपन में सुना होगा कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। उसके हिसाब से आपने ये भी सुना होगा कि देयर इज एन एग्रीमेंट जिसका नाम क्या दिया गया है? GATS, दैट इज अ जनरल एग्रीमेंट ऑन द ट्रेड एंड सर्विसेज, बराबर है? तो ऐसे केस में इंटरनेशनल लेवल पे ऐसी कंट्रीज जिनके साथ में हमारा एग्रीमेंट हुआ है या ऐसी कंट्रीज जो WTO के हिसाब से हमारी मेंबर कंट्रीज हैं, उन कंट्रीज के साथ में जब हम ट्रांजैक्शंस करते हैं तो जो ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं उन ट्रांजैक्शंस को मोड 1, मोड 2, मोड 3, मोड 4, मोड 5 ऐसे उसको डिवाइड किया हुआ है। तो उसमें से ये कहा गया कि अगर आप मोड 1, मोड 2 अगर प्रोवाइड करते हो तो ऐसे केस में आपको जो यहां पे नेट फॉरेन एक्सचेंज अर्न किया जा रहा है उसका 3 से 5% क्या दिया जाएगा? रिवॉर्ड के तौर पे आपको दिया जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट बात यहीं पे खत्म नहीं होती है। सब बोले अगर मैं मिड टर्म रिव्यू ऑफ FTP, FT का फुल फॉर्म क्या बेटा? फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो कि हर 5 साल में बनती है, ये ध्यान रखिएगा भाई साहब। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो कि हर 5 साल में बनती है, ये देखिए यहां पे लिखा हो क्या? 15 से 20।
अगली कब आएगी बेटा आपकी 20 से 25, फिर 25 से 30, ऐसे चलती जाएगी, ठीक है। नाउ सब बोले इन मिड टर्म रिव्यू, जब ये रिव्यू किया गया एफटीपी पॉलिसी का, मिड टर्म मतलब सब 15 को जब ये पॉलिसी शुरू हुई उसके बीच में, यानी कि 15, 16, 17, अराउंड 2017 या 18 के आसपास, ठीक है। तो SEIS इंसेंटिव टू द नोटिफाइड सर्विसेज वर इंक्रीज बाय 2%। मतलब पहले जहां पे आपको क्या मिल रहा था, 3 to 5% का रिवॉर्ड मिल रहा था, वही रिवॉर्ड को 2% से क्या कर दिया गया, यहां पे बढ़ा भी दिया गया। और भी अच्छी बात होगी साहब। फिर उसके बाद में एक और सेकंड वाला पॉइंट, क्या, नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी, जो कि 2008 के। अगर बोले ये पॉलिसी के हिसाब से बात की जाए तो इसमें बेसिकली 3 मिशंस आते हैं। सबसे पहला कनेक्ट इंडिया, इसमें क्या है सर, क्रिएटिंग द रॉबस्ट डिजिटल कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। सब बोले हमारे यहाँ पे 4G 5G इन सब के हिसाब से, या फाइबर ऑप्टिकल वायर्स वगैरह की जो लाइन है उसकी बात कर लीजिए, ठीक है। तो जितना एडवांस वाला इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी कंट्री में डेवलप्ड होगा उतना ज्यादा बोले हमारे लिए क्या रहेगा, अच्छा होगा, इवन इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी, ठीक है साहब। दूसरा प्रोपेल इंडिया, अनेबलिंग द नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज, राइट, एंड सर्विसेज थ्रू द इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन एंड IPR जनरेशन। IPR का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है। अब ऐसा ऑब्वियसली बात है कि अगर इनोवेशन किया जाएगा और नेक्स्ट जनरेशन की टेक्नोलॉजीज वगैरह जो है अगर उनको अनेबल किया जा रहा है, उस पर रिसर्च डेवलपमेंट किया जा रहा है, तो उससे आपकी जो कंट्री है वो और आगे बढ़ेगी और प्रॉस्पर यहां पे होगी। दैट्स व्हाई द टर्म इज यूज्ड एज व्हाट, प्रोपेल इंडिया। फिर उसके बाद में तीसरा सिक्योर इंडिया। 3 चीजें यहां पे बोलेगी। सबसे पहली बात कनेक्ट इंडिया, दूसरा प्रोपेल इंडिया और तीसरा क्या, सिक्योर इंडिया। इसके हिसाब से अगर आप देखोगे इससे क्या करना है, बोले इंश्योर सोवेनिटी। सोवेनिटी का मतलब क्या होता है, सुपरमेसी, मतलब इंडिया का जो मार्केट में स्टेटस बना हुआ है कि हम 8th लार्जेस्ट सर्विस प्रोवाइडर है और टेलीकम्युनिकेशन के यूज में 2nd नंबर पे हम आते हैं पूरे वर्ल्ड की बात अगर की जाए तो, ठीक है। तो बोले सर हमको क्या करना है, हमको नंबर 1 पे पहुंचना है, सोवेनिटी, दूसरा सेफ्टी, तीसरा सिक्योरिटी। ये 3 चीजें इंश्योर करनी है इन केस ऑफ व्हाट, डिजिटल कम्युनिकेशन। सर ऐसा नहीं होना चाहिए कि डिजिटलाइजेशन जो हो रहा है उसकी वजह से एक पंगा ये हो जाए कि लोग फ्रॉड वगैरह करना बढ़ा दिए। काफ़ी बार आप शायद सुनते भी होंगे। अब ऐसे में एक इंसिडेंस मेरे को ध्यान आ गया तो मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को यहाँ पे बता दूँ, जिसकी वजह से शायद अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो अकॉर्डिंगली आप क्या करेंगे, उस चीज़ का ध्यान रखेंगे और ऐसी चीज़ों में कभी भी फंसेंगे नहीं। अभी रिसेंटली एक बात हुई कि एक स्टूडेंट का मुझे मैसेज आता है कि सर मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ, प्लीज़ मुझे ये मुसीबत से बचाइए। मैंने कहा क्या होगा भाई साहब, क्या दिक्कत क्या है, मतलब प्रॉब्लम क्या है। सर ये प्रॉब्लम ये है कि देयर वॉज अ कंपनी जो कि मुझे क्विकर पे मिली। क्विकर आपने शायद सुना होगा, ठीक है, जैसे OLX होता है वैसे ही क्विकर हो गया, ठीक है। तो बोले वो कंपनी मुझे वहां पे मिली और उस कंपनी ने मुझे बताया कि आपको एक काम करना है। काम ये है कि आपको कुल मिला के 700 पेजेस को टाइप करना है विथ 90% ऑफ द एक्यूरेसी। अगर आपने ऐसा किया 7 दिनों के अंदर, 7 दिनों में आपको ऐसा काम करना होगा और पर डे के हिसाब से कितने हो गए, 100 पेज। अरे बाप रे बाप, मतलब एक दिन में आपको 100 पेज जो है वो टाइप करने होंगे जिसमें 90% एक्यूरेसी जो है वो चाहिए। अब पॉइंट ऐसा है कि अगर 90% एक्यूरेसी की बात की जाए तो शायद इट विल बी क्वाइट टफ जॉब, और 100 पेजेस पर डे टाइप करना इज ऑल्सो टफ जॉब, ठीक है। और बोले अगर आपने ऐसा किया तो आपको एक पेज के हिसाब से 20 रुपए दिया जाएगा, यानी कि हफ्ते भर में आप 14,000 रुपए कमा सकते हैं। 14,000 रुपीज कैन बी अर्नड जस्ट इनटू 1 वीक, ऐसा उन्होंने कहा, ठीक है। और फिर उसके बाद में ये कहा कि लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया, मतलब एक हफ्ते के अंदर अगर आपने हमको ये चीजें बना के नहीं दी तो ऐसे केस में हमारा भी यहाँ पे नुकसान होगा। सो अकॉर्डिंगली पेनल्टी जो है वो आपके ऊपर लगाई जाएगी, दैट विल बी अराउंड 4,700 रुपीज। अब किसी को मतलब जो मेरी स्टूडेंट है उसको ये लगा कि वो कर लेगी अच्छे तरीके से, पैसों की नीड होगी उसको, ठीक है। तो सामने वाले ने पूरा वेबसाइट का यूजर आईडी पासवर्ड सब दे दिया, फिर बोला एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। तो बाकायदा एक एग्रीमेंट बना के सामने वाले बंदे ने एक एग्रीमेंट बना के उसका फोटो खींच के इनको क्या कर दिया, व्हाट्सअप कर दिया, स्टूडेंट को व्हाट्सअप कर दिया। और एक अपॉइंटमेंट लेटर प्लस एक्सेप्टेंस लेटर जो है उसको भी उन्होंने पहले से प्रिंट वगैरह करके रखा हुआ था या टाइप करके रखा हुआ था, वो भी इनको क्या कर दिया, व्हाट्सअप कर दिया।
एक हफ्ता खत्म हो गया, एक हफ्ता खत्म हो गया, स्टूडेंट ने ना तो उसकी वेबसाइट पे लॉगिन किया और ना ही कोई काम किया। एक हफ्ते के बाद में बकायदा उनका मैसेज आता है कि मैम, चूंकि आपने यहां कोई भी काम नहीं किया है और हम आपके भरोसे बैठे रहे, इसीलिए बोले आपके ऊपर 4700 रुपीज की पेनल्टी जो है वो लगाई जा रही है, और अगर आपने ये पेनल्टी नहीं दी तो ऐसे केस में आपको कोर्ट केस जो है उसको फेस करना पड़ेगा, जहां आपको 74,000 रुपीज पे करने पड़ सकते हैं। दिस इज व्हाट, दिस इज मैसेज डिजिटलाइजेशन। ठीक है, फिर उसके बाद में इन्होंने कहा कि लेकिन जस्ट अ सेकंड सर, ऐसा तो हमारे बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ ही नहीं था। तो उन्होंने बताया कि ये देखो ये एग्रीमेंट है ना सर, एग्रीमेंट है बोले। तो उन्होंने मतलब स्टूडेंट जो है उन्होंने मेरे को वो एग्रीमेंट फॉरवर्ड किया। मैंने कहा लेकिन इस पर आपके साइन का है? बोले नहीं सर साइन तो नहीं है, बट फिर भी वो ये बोल रहे कि चूंकि यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन हुआ है, हमने आपको जो ये कॉन्ट्रैक्ट है इसको फॉरवर्ड कर दिया वगैरह वगैरह, तो बोले आपको ये मानना पड़ेगा। मैंने कहा उनको एक काम करो, उनको बोलो कि मैं तो कोर्ट में ही जाके केस को लड़ूंगी और मैं कोर्ट वालों को 74,000 रुपीज पे कर दूंगी, लेकिन आपको 4700 रुपीज पे करने वाली नहीं। अब जैसे ही ये मैसेज सामने वाले को ड्रॉप कर दिया, उसके बाद से मैसेज आने बंद, उसके बाद से फोन आने बंद। लेकिन पता नहीं हमारी कंट्री में कितने सारे ऐसे लोग होंगे जो कि उस कंपनी के चंगुल में कहीं ना कहीं फंस चुके हैं, और इवन 4700 रुपीज वो लोग ऑलरेडी पे भी कर चुके हैं उस कंपनी को। मतलब कंपनी तो ऑब्वियस सी बात है कि बोगस कंपनी उन्होंने बनाई, लेकिन पॉइंट ये है कि अगर डिजिटलाइजेशन की बात की जाए तो यहाँ पे एक रिस्क भी है कि शायद हमारे साथ भी कोई धोखाधड़ी जो है वो भी कर सकता है। तो उसके हिसाब से सेफ्टी और सिक्योरिटी इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर कंसर्न अगर आप यहाँ पे कम्युनिकेशन वाले फील्ड की बात करते हैं तो। अंडरस्टूड? ठीक है साहब। नेक्स्ट पॉइंट, नेशनल टूरिज्म पॉलिसी 2015। सर टूरिज्म की बात अगर की जाए तो हमारी कंट्री जो है हेरिटेज वाली कंट्री, मतलब महाभारत रामायण पुराने काल से चली आ रही कंट्री है, जिसमें कहीं अजंता है, कहीं एलोरा है, राइट, गुफाएं हैं। या गोवा की बात आप कर लीजिए, या फिर गॉड्स ओन कंट्री केरला की बात आप कर लीजिए, शिमला की बात। सर इतना टूरिज्म हमारे यहाँ पे आराम से हो सकता है। टूरिज्म इज ऑल्सो व्हाट, सर्विस। ठीक है, तो उसको प्रमोट करने के लिए फॉर्मुलेशन ऑफ द पॉलिसी 2015 दैट वुड एनकरेज द सिटीजन ऑफ इंडिया टू एक्सप्लोर देयर ओन कंट्री एज वेल एज पोजीशन द कंट्री एज मस्ट सी डेस्टिनेशन फॉर द ग्लोबल ट्रेवलर्स। सर अगर आपका कभी आपने IRCTC का देखा होगा तो इवन उनका भी टूरिज्म का बाकायदा पैकेज आता है आपके मेल वगैरह पे, जिसमें आपको ये कहा जाता है कि अगर आप मध्य प्रदेश घूमना चाहते हो तो इतने का प्लान है। ठीक है, अगर आप मिजोरम जाना चाहते हो, अगर आप क्या बोलते हैं इसको असम जाना चाहते हो तो इतने का प्लान है। तो टूरिज्म जो है उसको बढ़ाने की कोशिश यहाँ पे करी जा रही है। ठीक है, जिससे क्या होगा, दो फायदे होंगे। पहला, जो इंडिया के लोग हैं उनको ये समझ में आएगा कि स्विट्जरलैंड जाने की जरूरत नहीं है, उससे भी बेहतर जगह जो है वो हमारी कंट्री में, और एक्चुअल में है। एक्चुअल में अगर आप देखोगे, अगर आप एक्चुअल में विजिट करोगे, केरला की बात कर लीजिए, गोवा की बात कर लीजिए, शिमला की बात कर लीजिए, या फिर कश्मीर की बात आप कर लीजिए, देख के दंग रह जाओगे कि ये हमारे इंडिया का ही पार्ट है। इतनी प्यारी प्यारी जगह है। आपके विदेश को ये क्या करेंगी, साइड में रख देंगी। ठीक है, तो उसको प्रमोट करने के बारे में इन्होंने सोचा। फिर हेल्थ को लेके पॉलिसी बनाई गई 2017 में। उसके हिसाब से अगर बोले सेंट्रल कैबिनेट की बात की जाए, यूनियन कैबिनेट मतलब सेंट्रल कैबिनेट की बात अगर की जाए, दे हैव अप्रूव्ड दिस पॉलिसी which will provide the policy framework for achieving the universal health coverage and delivering the quality healthcare service to all at an affordable cost। मतलब कम प्राइस पे हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करने के लिए पॉलिसी जो है वो बनाई गई। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर मैं तीसरे और चौथे पॉइंट की बात करूं, सर यहाँ अंदर में कंटेंट कुछ नहीं दिया हुआ है, आपको ध्यान क्या रखना पड़ेगा, पॉलिसी कौन से साल में बनी थी और पॉलिसी का नाम क्या है। यहाँ पे NTP नाम है, यहाँ पे NHP नाम है, नेशनल हेल्थ पॉलिसी। ठीक है, फिर उसके ऊपर नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी NDCP, जो कि कब की है, 2018 की। फिर उसके बाद में इवन एजुकेशन के लिए भी बनाई गई। इसमें क्या है, द न्यू 2016 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2016 की है, जिसमें कि क्या भाई साहब, वही सेम पॉइंट, इनोवेटिव तरीके से क्वालिटी एजुकेशन जो है वो बोले हमारी कंट्री में प्रोवाइड किया जाए। और जो पहले अपन कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह में पढ़ चुके हैं कि जिन बच्चों की एज 6 से 14 साल के बीच में होगी उनको फ्री एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड की जाए, उसके तरफ
एक पहल जो है वो करी गई होगी और उसकी तरफ कदम वहां पे बढ़ाया गया होगा, ठीक है। फिर उसके बाद में अगला पॉइंट आता है कौन सा, एफडीआई पॉलिसी, एंड आई विल से दैट दिस इज इंपॉर्टेंट। अगर मैं आपके एग्जाम के हिसाब से बात करूं तो दिस विल बी मोर इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि यहां पे क्या बताया जा रहा है कि जब आप एफडीआई पॉलिसी की बात कर रहे हो, सर एफडीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? एफडीआई का फुल फॉर्म होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब ये बात थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा, यहां बेसिकली हम कंसेप्ट की बात करने जा रहे हैं। सर अगर बोले सर्विस सेक्टर की बात की जाए तो सर्विस सेक्टर में देयर आर वेरियस कंपनीज, जैसे जियो की बात आप कर लीजिए, एयरटेल की बात आप कर लीजिए, आइडिया की बात आप कर लीजिए, वोडाफोन की बात आप कर लीजिए, ठीक है। तो ये कंपनीज, ये कहाँ की कंपनीज है सर? सब बोले ये इंडिया की कंपनीज है। लेकिन जस्ट अ सेकेंड सर, क्या बोले इन्हीं कंपनीज के अंदर इंडिया के बाहर का जो बंदा है वो पैसे इन्वेस्ट कर सकता है क्या? अगर हाँ तो उसे कहा जाएगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एग्जाम्पल सुनिए, जैसे आपने शायद बीच में कभी सुना होगा, वो अपना लड़का नहीं क्या फेसबुक वाला, कौन, मार्क जकरबर्ग, उसने क्या किया, उसने हमारे मुकेश अंबानी जी को 48,000 करोड़ रुपीस दिए। कितना पैसा दिया? 48,000 करोड़ रुपीस दिए। किस चीज के लिए? सब बोले आपका जो जियो का काम है ना उसको और अच्छे से बढ़ाओ, आपके शेयर्स में परचेस कर दो। राइट, ध्यान से सुनिएगा। सब फॉरेन के एक बंदे ने इंडिया के एक बंदे को, इंडिया की कंपनी को लमसम पैसा यहां पे दिया, इसको नाम क्या दिया जाएगा? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन से डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कंपनी के अंदर अगर किया गया होता है तो उसे नाम दिया जाता है क्या? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। गॉट इट? ठीक है साहब। अब ये ध्यान दीजिएगा, सब बोले अगर एफडीआई की बात की जाए, अच्छा एक बात और यहां पे, ये अगेन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अगर बोले इंडिया के बाहर से आप एफडीआई लाने की बात कर रहे होंगे तो ये एफडीआई को लाने के लिए एक्चुअली दो रूट होते हैं, दो तरीके होते हैं, बोल सकते हैं अपन। एक आपका तरीका होता है जिसको नाम दिया जाता है ऑटोमेटिक रूट। कौन सा रूट? ऑटोमेटिक रूट। मतलब किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, काम कर लो, लेकिन हाँ काम करने के बाद में बता देना बोले। और ऑटोमेटिक रूट के अलावा एक और होता है जिसको नाम दिया जाता है अप्रूवल रूट। सर अप्रूवल रूट में क्या होता है? आपको बाकायदा परमिशन वगैरह जो है ना वो लेनी पड़ेगी। ध्यान से देखिएगा, मैं यहां पे लिख के दे देता हूं कि ऑटोमेटिक रूट की बात की जाए तो इन दिस, बिफोर गेटिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड, नो नीड टू टेक प्रायर परमिशन, नो नीड टू टेक प्रायर परमिशन फ्रॉम गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट से पूछने की जरूरत नहीं है। हाउएवर इंटीमेशन ऑफ ट्रांजैक्शन shall be given to RBI। इंटीमेट किसको करना पड़ेगा? आरबीआई को बताना पड़ेगा साहब, ठीक है। shall be given to RBI within 30 days from the date of transaction। जिस दिन ट्रांजैक्शन को एंटर किया गया उसके बाद में 30 दिनों के अंदर अंदर आपको क्या करना होगा? आपको उनको बताना पड़ेगा, ठीक है। इसका फॉर्म नंबर भी मैं आपको बता देता हूं, ऑल दो आपको पूछने वाले नहीं है, बट स्टिल इन फॉर्म ODI। फॉर्म का नाम क्या है? ODI नाम है, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं इसको फुल फॉर्म अगर आप बात करोगे तो, लेकिन शॉर्ट में नाम क्या दिया जाता है? ODI, ठीक है। ठीक है साहब, लेकिन वहीं पे अगर आप बात करते हो किसके बारे में? अप्रूवल रूट के बारे में, तो ये ध्यान से सुनिएगा क्या कहता है। बिफोर एंटरिंग इनटू ट्रांजैक्शन और बिफोर टेकिंग एफडीआई अंडर दिस रूट अ गवर्नमेंट अप्रूवल या फिर अ प्रायर गवर्नमेंट अप्रूवल इज मस्ट, ठीक है। और ये भी किससे लिया जाएगा? इट हैज टू बी टेकन फ्रॉम FIPB,
FIPB। सर ये FIPB क्या होता है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड, ठीक है। और ध्यान से सुनिएगा, जहां आपको कहा गया है कि आप अप्रूवल रूट में आते हैं, जब तक के FIPB से आपको अप्रूवल नहीं मिल जाता है तब तक आप वो वाला काम नहीं कर सकते। अंडरस्टूड द पॉइंट? तो इसको भाई साहब आप नोट डाउन कर लीजिए अच्छे तरीके से। FDI की बात अगर की जाए तो हमने कहा दो तरीके से FDI लाया जा सकता है, एक है आपका ऑटोमेटिक रूट और दूसरा है आपका अप्रूवल रूट। सब बोले अगर मैं अप्रूवल रूट की बात करूं तो क्या कहा गया आपको? FIPB, इसका फुल फॉर्म जो है वो मैं आपको यहां पे लिख के दे देता हूं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड, ठीक है। तो उससे आपको अप्रूवल जो है वो लेना पड़ेगा, उसके बाद ही आप ये पैसे को एक्सेप्ट कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। ये समझ में